पटना हाईकोर्ट दरगाह पर जाकर के चादर पोशी की है। तस्वीरें आप ये देख रहे हैं, मजार पर लालू प्रसाद ने चादर पोशी की है। ये तस्वीरें प्रदेश में लोगों के बीच मेलजोल, प्रेम, शांति और तरक्की और सद्भाव के लिए दुआ मांगी है। तस्वीरें आप ये देख रहे हैं, मजार पर लालू प्रसाद ने चादर पोशी की है। उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की गई है। उर्स के मुबारक मौके पर चादर पोशी की ये तस्वीर साझा की गई है। तो देखिए, चुनावी माहौल है और इस दौरान उर्स के मुबारक मौके पर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद ने पटना हाईकोर्ट दरगाह में चादर पोशी की है। तस्वीरें आप ये देख सकते हैं। प्रदेश में लोगों के बीच मेलजोल, प्रेम, शांति, तरक्की और सद्भाव के लिए दुआ मांगी है। तस्वीरें आप ये देख सकते हैं। उर्स का मुबारक मौका, इस मौके पर चादर पोशी की तस्वीरें। बताया जा रहा है कि प्रदेश में तरक्की और सद्भाव के लिए दुआ मांगी गई है। और हमारे साथ राम सागर जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता। राम सागर जी, उसके मुबारक मौके पर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद जो हैं दरगाह पर चादर पोशी करते हुए नजर आए हैं, क्या कहेंगे आप? लालू जी चादर पोशी करने वाले ही ये लोग तो जो राजनीति है, राजनीति में चादर पोशी के लिए ही जाने जाते हैं। शंकर जी पर कभी जल चढ़ाते हुए देखे नहीं होंगे। और राजनीति को हरा रंग देने वाले, कभी भारत को कभी जो सही दिशा देने वाला रंग होता है, जो भगवा रंग होता है, जो ऊर्जा का स्रोत होता है, कभी वो भी दिखाए भारत की जनता को। तो क्या ये कदम समाज में सौहार्द और शांति का संदेश देने की कोशिश है या फिर एक विशेष समुदाय को खुश करने की राजनीतिक संकेत है? अब अगर समाज में सही बात कहने का संदेश होता तो इस पर आप चर्चा नहीं करती। ये तो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं, हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, लेकिन उसका परिणाम इनको इनके सामने दिखाई पड़ता है। देश की जनता इनको नकारती है, बिहार की जनता नकारते रही है, इसीलिए इनको घर बैठाई है। ठीक है, नीरज जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप भी बनिएगा राम सागर जी। नीरज जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज जी, एक तस्वीरें जो हैं वो साझा की गई है सोशल मीडिया पर लालू यादव की चादर पोशी करते हुए। तो इस समय में देखिए चुनावी माहौल भी है, और ऐसे में क्या समझें इसको? सौहार्द और शांति का संदेश देने की ये तस्वीर है या फिर एक खास समुदाय को अपनी ओर आकर्षित करने का ये संकेत दे रहा है? नहीं, वो देखिए, उर्स में जाने का सबको अधिकार है, लेकिन मन्नत किस बात की? मन्नत क्या आम आवाम के लिए? मुंह से तो मांगा जा रहा है, लेकिन अंदर की मन्नत होगी कि हमारे बेटा को नेता घोषित कर दिया जाए। हमको लगता है ऐसा, और बीमार हैं अपने स्वस्थ होने की, तो हम समझते हैं कि ये पूरे तौर पर, आप देखिएगा कि ये धर्म का कभी भी राजनीतिक इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। ऐसे आपको पूजा पाठ करना है, तो पूजा पाठ के बहुत भारी विरोधी थे, लेकिन हाल में पिंडदान करने के लिए भी गए। ये तो कहते थे कि 3 गो टीका ओम, यही सब उच्चारण करके। तो आपके हिसाब से ऐसे कदम से क्या वोट बैंक प्रभावित हो सकता है? ये वोट बैंक कहाँ मिलना है? अरे भाई, हम अभी हैं गोपालगंज में, हथुआ में, फुलवरिया में जो कब्रिस्तान था, वो कब्रिस्तान तो हम लोगों ने घेरा। इनकी सरकार ये इनके अपने पैतृक गांव में कब्रिस्तान तक नहीं घेर पाए थे, रूह को सुकून नहीं दिया था। तो लोग जानते हैं कि वोट के लिए इस्तेमाल करने से आम आवाम पूरे तौर पर पूरी रणनीति समझती है। ठीक है, राम सागर जी भी हैं। बताए राम सागर जी, ऐसे में क्या आपको लगता है कि समाज में शांति और प्रेम बढ़ाने के लिए इस तरीके का काम लालू यादव कर रहे हैं, या इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा? समाज में शांति और प्रेम बढ़ाने वाले लोग ही नहीं रहे हैं, ये तो समाज में हमेशा अराजकता फैलाने वाले तत्व रहे हैं, समाज को बांटने वाले तत्व रहे हैं, समाज में अशांति पैदा कर करके घर में
सुख शांति लाने वाले लोग रहे हैं, लेकिन जब समाज में ही अशांति रहेगी तो घर में भी अशांति हो जाएगी। देखिए ना, घर में अशांति आ गई है, बाहर अशांति पैदा करोगे तो घर में भी अशांति आएगा। इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल। चलिए ठीक है, रामसागर जी और नीरज जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। क्या आपको भी हवाई सफर का शौक है? अगर है तो आप तैयार हो जाइए हाथ में पंखा लेकर के सफर करने के लिए, वो भी फ्लाइट से। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक मामला सामने आया है जहां पर बताया जा रहा है कि फ्लाइट शुरू होने से पहले एसी खराब हो गया, और ये मामला कोई पहला नहीं है। कल का भी ये मामला है जब बहुत देर तक वहां पर एसी नहीं चलने की वजह से अफरा तफरी रहा, 200 यात्रियों को नीचे उतार दिया गया। पूरी खबर क्या है इस रिपोर्ट में आप देखिए। तस्वीरें किसी लोकल ट्रेन की नहीं, देश की नामी कंपनी के प्लेन की हैं, जहां तकनीकी खराबी के चलते इन फ्लाइट्स में सफर कर रहे लोग परेशान नजर आ रहे हैं। देश भर की फ्लाइट्स में आए दिन तकनीकी समस्या देखने को मिल रही है। इसका खामियाजा आम जनता को भी भुगतना पड़ रहा है। एक बार फिर से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई जो आपको सोचने पर मजबूर कर सकती हैं कि क्या प्लेन में ट्रेवल करना चाहिए। दिल्ली एयरपोर्ट से काठमांडू जा रही स्पाइस जेट की फ्लाइट में गुरुवार सुबह यात्रियों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। विमान में तकनीकी खराबी आने के कारण यात्रियों को न सिर्फ लंबे समय तक अंदर बिना एसी के बैठना पड़ा, बल्कि बाद में उन्हें उतरकर बस में भी इंतजार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये घटना नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुई। यात्रियों को उड़ान भरने के लिए काठमांडू जाना था, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण वो लंबे समय तक फ्लाइट के अंदर फंसे रहे। फ्लाइट में दिक्कत तो बहुत है, और थोड़ा एसी भी नहीं है, वो एसी उसको फ्लाइट का टेक्नीशियन प्रॉब्लम है। अब क्या ना, अभी वो नहीं होगा, हम लोग को दूसरा गाड़ी में भेज दिया। अब आधे एक घंटा गाड़ी में वेट किया, फिर इधर से लेकर इधर वेट कर दिया। अब क्या करना, बहुत मुश्किल है। इसलिए कब जाएगा, अब नेपाल जाने हम लोग तो से आने वाला है 60 पर्व फेस्टिवल हम लोग का, और वो भी मना नहीं पाएगा। बहुत मुश्किल है। अब क्या करना। एक दिन पहले दिल्ली हवाई अड्डे पर ही सिंगापुर जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट से अचानक 200 यात्रियों को उतार दिया गया। पहले सभी यात्री फ्लाइट में 2 घंटे तक बैठे रहे, इसके बाद सभी से उतरने के लिए कहा गया। फ्लाइट AI 2380 को रात 11 बजे दिल्ली हवाई अड्डे से रवाना होना था, लेकिन इसमें देरी हो गई। बताया गया कि एयर कंडीशनिंग सिस्टम और बिजली आपूर्ति में खराबी के चलते लगभग 2 घंटे तक विमान में बैठे रहने के बाद यात्रियों को टर्मिनल भवन ले जाया गया। विमानों में इस तरह की तकनीकी समस्या का कोई पहला मामला नहीं है। लगभग हर रोज ऐसे कई मामले सामने आते हैं जब यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके बाद भी ना तो सुविधाओं में कोई सुधार हो रहा है और न ही यात्रियों की परेशानी कम होने का नाम ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब बात करते हैं हम लोग नेपाल की। नेपाल की प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद अब वहां पर शांति नजर आ रही है, लेकिन स्थिति अभी भी पूरी तरीके से सामान्य नहीं है। इसी वजह से काठमांडू से लेकर कई और भी शहरों में भी कर्फ्यू जारी रखा गया है, ताकि वहां पर स्थिति और भी सामान्य बनाया जा सके। आपको बता दें, जगह जगह सेना के जवान तैनात हैं। नेपाल में सत्ता पर लेकिन अभी भी पेच फंसा हुआ है। नेपाल में जेनजी प्रदर्शनकारियों ने पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की के नाम पर सहमति जताई है। वो नेपाल देश की अगली प्रधानमंत्री बन सकती हैं। प्रदर्शनकारियों ने तख्ता पलट तो कर दिया है, लेकिन देखिए अंतरिम सरकार के प्रमुख को लेकर अभी खींचतान जारी है। काठमांडू समेत नेपाल के अलग अलग जिलों की ये शांति नॉर्मल नहीं है। तो ऐसे में ये साफ है कि अगर युवाओं के मन मुताबिक सरकार नहीं मिली तो कुछ ही दिनों में अभी बवाल और भी बाकी है। यानी कि कह सकते हैं क्रांति का क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जेनजी का प्लान आगे क्या है, नेपाल में किसे कमान मिलेगा, इसको लेकर के बहुत बड़ा ये सवाल अभी बरकरार है। लेकिन नेपाल की पूर्व चीफ जस्टिस बताया जा रहा है, पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की के नाम पर सहमति जताई जा रही है। अब देखिए, नेपाल हिंसा ने देश की अर्थव्यवस्था को गहरी चोट दी है। प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू के सबसे ऊंचे 5 स्टार हिल्टन होटल में आग लगा दी, जिसे बनाने में 5 अरब रुपए लगे थे। पिछले साल ही तैयार हुआ ये होटल
नेपाल को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के नक्शे पर अलग पहचान दिला रहा था। बीमा कंपनियों का अनुमान है कि पूरा क्लेम जो है वो लगभग 31 अरब रुपए तक जा सकता है, जो कि 2015 के भूकंप के नुकसान से 3 गुना ज्यादा है। विशेषज्ञों का यह कहना है कि ये नेपाल की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे मुश्किल समय है। ये वो तस्वीर आप देख सकते हैं हिल्टन होटल का, जिसमें आग लगा दी गई है और इसमें बताया जा रहा है इसका जो क्लेम है वो 31 अरब के आसपास का होगा। नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री ओली के खिलाफ जिस तरह से जो लोगों का गुस्सा जब वो सड़कों पे आया करप्शन और बेरोजगारी को लेके, तो आप देख सकते हैं जो नेपाल का सबसे ऊंचा होटल हिल्टन है उसका मंजर क्या है, पूरी तरह से जल के राख हो चुका है। ये कई अरब में इस होटल को तैयार किया गया था, कई साल लग गए थे जब ये होटल तैयार हुआ। करीबन 1.5 साल पहले बताया जाता है ये होटल बन के तैयार हुआ था। कोविड के वक्त भी इसमें लगातार जो निर्माण कार्य वो चल रहा था। नेपाल की एक तरीके से सांस्कृतिक इसमें झलक जो है वो देखने को मिलती थी। इसमें अंदर कई तरह के जो हैं वो ऐसे उपकरण लगाए गए थे ताकि जो लोग यहाँ पर रहने आए तो उन्हें एक अच्छी ज़िंदगी का अनुभव हो। तो आप देख सकते हैं ये हिल्टन होटल जिसका क्या हाल हो रखा है। ये करीबन 15 से 16 फ्लोर का ये पूरा होटल है और करीबन 150 से ज़्यादा कमरे इसके अंदर थे, जिसमें कई स्वीट थे और वीवीआईपी कमरे भी इसके अंदर थे कई सारे। और आप देख सकते हैं पूरी तरह से जल के ये राख हो चुका है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि कई अरब रुपए लगे इस होटल को बनाने में। जाहिर तौर पर जो आर्थिक रीढ़ की हड्डी है वो भी कहीं ना कहीं टूटी है नेपाल की। और जिन लोगों ने इस होटल का निर्माण कराया था, तो ये होटल आप देख सकते हैं पूरी तरह से जल के राख हो चुका है। ये नेपाल का सबसे ऊंचा और सबसे आलीशान होटल हिल्टन है, जिसका क्या मंजर रहा होगा आप देख सकते हैं जब इसको आग के हवाले किया गया। ये इसका मेन एंट्री गेट है और यहाँ पर पुलिस हेडक्वार्टर है। इस तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी बैरिकेडिंग कर रखी है और अभी यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह लगाने का काम है वो लगातार जारी है। और देखिए नेपाल में हिंसा के दौरान जेल ब्रेक के बाद कितने वहां से कैदी फरार हुए हैं, ये अगर आंकड़े आप जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। लगभग 3 से 4 हजार कैदियों के फरार होने की खबर मिल रही है। और आपको ये बता दें कि सीतामढ़ी से लगने वाली नेपाल सीमा के जलेश्वर और गौर कारागार से भी कैदी फरार हुए थे। फरार होने के दौरान भिट्टा थाना पुलिस ने 9 कैदियों को हिरासत में लिया था। वहीं बैरगनिया थाना पुलिस ने 12 कैदियों को पकड़ लिया था। नेपाल प्रशासन से बात करके एसएसबी की मौजूदगी में बिहार पुलिस ने सभी को हिरासत में लिया गया है। और आपको बता दें, जानकारी ये भी मिल रही है कि नेपाल के हवाले कर दिया गया है। नेपाली पुलिस भारतीय सीमा से सभी कैदियों को नेपाल लेकर के जा रही है। अब देखिए नेपाल में जो स्थिति है उसके बाद अब बॉर्डर पर काफी लोगों के फंसे होने की संभावना जो है वो देखी जा रही है। आपको ये बताते चलें कि इस वक्त बॉर्डर पर इंडो नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा और भी ज्यादा सख्त कर दी गई है। तो ऐसे में बॉर्डर पर नेपाली नागरिक जो हैं वो फंसे हुए हैं। अब देखिए जिसकी वजह से लोगों का नेपाल आना जाना मुश्किल हो चुका है, चूंकि सीमा पर जांच और भी ज्यादा सख्त कर दी गई है। नेपाली नागरिक मोतिहारी के बॉर्डर पर फंसे हुए हैं। मोतिहारी के घोड़ासहन के झरोखर भारत नेपाल सीमा चौकी के पास में काफी संख्या में नेपाली नागरिक फंसे हुए हैं। बॉर्डर पर एसएसबी के जवान सुरक्षा को देखते हुए किसी को नेपाल जाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं और लोगों के प्रवेश पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इलाज कराने वही में मरे जीवा छोड़ के चला है, खर्चा पूरा हो गया। तो अभी कहाँ फसल का है बड़ी न जाए देते का है क्या कही तलो न जाए दे हम। ऐसे तो बहुत तकलीफ हुई अभी बॉर्डर पर फसल पड़ी तब तकलीफ ना भेल, बच्चा रोज खाए ला उ लोग अपन खाए। नेपाल हो गेल गेला बहिन के गिरल है सर सामान मान ले बाड़ी आ जाई तो ऑपरेशन में हमनी हो गिरल बीमारी वाला के बहिन। अभी कितना देर से फसल पड़ी है? हम तो 9 बजे से सर फसल पड़ी। नेपाल में जो होता है जानकारी बा क्या होता है नेपाल में? जानकारी बा फोन से जानकारी भेल तो 3 दिन का जानकारी भेल का पता भेल? लड़का सब मर गेल, बच्चा सब मर गेल, घटना घटे तो बहुत गिरा। देखिए नेपाल में बिगड़े हुए हालात और पाकिस्तान के एक्स हैंडल से बम से उड़ाने की धमकी, इसके बाद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के द्वारा निर्देश दिए गए
कि सुरक्षा जो है और ज़्यादा कड़ी कर दी जाए। रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा और ज़्यादा बढ़ाने की बात की गई, लेकिन अलर्ट के बावजूद सुरक्षा से खिलवाड़ का मामला सामने आ रहा है। बता दें आपको, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पंकज दराद ने पूरे बिहार में हाई अलर्ट जारी कर रखा है। पटना समेत सभी जिले के एसपी के साथ साथ रेल एसपी को सुरक्षा के सभी मानकों के तहत कार्रवाई करने के लिए कहा गया है, लेकिन बावजूद इसके पटना जंक्शन पर सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है। सुरक्षा के एक भी मानक का पालन यहां पर नहीं किया जा रहा है। कहे तो राम भरोसे सुरक्षा व्यवस्था को छोड़ दिया गया है। पटना जंक्शन से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार है। और ये हाई अलर्ट जो है वो दो कारणों से है। पहला कारण जो है वो नेपाल में जो स्थिति है, तनावपूर्ण जो स्थिति है, उसको देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। और वहाँ पे सीमांचल जो है, सीमावर्ती जो जिले हैं, वहाँ पे खास तौर पे सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी करने को कहा गया है। दूसरा जो अलर्ट का कारण है वो ये है कि पाकिस्तान के एक एक्स हैंडलर के जरिए जो है वो बम धमाका करने की धमकी दिया गया है। और इसको देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पंकज दराद ने जो है वो पूरे बिहार में हाई अलर्ट जारी किया है। लेकिन आपको हम तस्वीर जो दिखा रहे हैं ये चिंताजनक तस्वीर है। देखिए, पटना जंक्शन का ये मुख्य प्रवेश द्वार है और यहाँ देखिए ये मेटल डिटेक्टर गेट लगाया गया है। और यहाँ पे जो सामानों की जांच करने वाली जो मशीन है वो कई महीनों से ये मशीन जो है वो ख़राब पड़ी हुई है। मेटल डिटेक्टर जो गेट है वो काम नहीं करता, उससे लोग गुजरते नहीं। और जिन सुरक्षा कर्मियों की यहाँ पे तैनाती है, ड्यूटी लगाई गई है, वो भी ड्यूटी से नदारद है। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो सुरक्षा है उससे सीधे तौर पे जो है रेल पुलिस जो है वो खिलवाड़ कर रही है। और वो भी तब जब दो वजहों से बिहार में हाई अलर्ट जारी किया गया है। एक जो है जैसा हमने पहले बताया कि पाकिस्तान के एक्स हैंडलर के जरिए जो है बम धमाका करने का जो है वो धमकी दिया गया है। दूसरा जो है नेपाल में जो हालात बिगड़े हैं उसको देखते हुए ये जो है अलर्ट जारी किया गया है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये सुरक्षा व्यवस्था जो है उसमें घोर लापरवाही जो है वो देखने को मिल रही है। हमको इस्लामपुर जाना है। ये यहाँ पे कहीं पुलिस दिखी आपको? कोई जांच वाच हो रहा है? कहीं यहाँ होना चाहिए। पुलिस नहीं दिख रही है। तो देखिए, पुलिस जो है वो कहीं दिख नहीं रही है। और यहाँ पे लोग सीधे तौर पे आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। भैया ये बताइएगा, ड्यूटी पूरी है तो ये बताऊँ कि यहाँ पुलिस वुलिस रहा ही कभी? रहता है। अभी कहीं दिखी तो कहीं ना दिखते है। मशीनों हमेशा खराबे रहा है ना, कबो कबो चालू करता है लोग ना तो बंदे रहता है। क्या नाम हुआ? मुन्ना प्रसाद हैं, कुली हैं, निरंतर ये ड्यूटी करते हैं यहाँ पे स्टेशन पे यात्रियों के सामान को ट्रेन के अंदर पहुँचाना, ट्रेन से उनके गाड़ी तक पहुँचाने का काम ये करते हैं। लेकिन यहाँ की स्थिति जो है वो देख सकते हैं कि किस तरह से राम भरोसे जो है वो पूरी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चल रही है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि हाई अलर्ट के बावजूद ये तस्वीर जो है वो चिंता जो है वो दर्शा रही है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। खबर गुमला से मिल रही है। देखिए, गुमला के एक जवान की गोली लगने से मौत का ये मामला है। बताया जा रहा है कि वो राइफल साफ कर रहे थे और राइफल साफ करने के दौरान ही ट्रिगर दब गई और गोली चल गई और गोली सीधे ही उनके माथे पर लगी। बता दें आपको, चाईबासा के गुआ थाने में तैनात थे जैप 9 के हवलदार बरगी उरांव और अपने बैरक में ही अपने इंसास राइफल साफ कर रहे थे। इसी दौरान गलती से ट्रिगर दब गई और गोली सीधे उनके सिर में जा लगी। आनन फानन में उन्हें सामुदायिक अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। गुमला में कुहीपाट जाम टोली के रहने वाले बरगी उरांव का गांव में ही अंतिम संस्कार कर दिया गया है। 3 सितंबर को ही बरगी उरांव कर्मा पूजा में अपने घर आए थे और 7 सितंबर को ड्यूटी पर लौटे थे। और आपको बताते चलें, और जवान के रूप में 2005 में उन्होंने सेवा शुरू की थी। चलिए अब बात करते हैं मौसम की। आपको बताते चलें कि बिहार में एक बार फिर से मानसून सक्रिय होने की खबर मिल रही है। मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि अभी बारिश होने की संभावना है। झमाझम बारिश कई जिलों में हो सकती है। साथ ही साथ खबर ये भी मिल रही है कि मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो आपको बताते चलें, मौसम विभाग ने किशनगंज, अररिया, सुपौल और पटना में बूंदाबांदी का अलर्ट जारी किया है। तो 5 जिले में झमाझम बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने यह कहा है कि अभी फिलहाल बारिश हो सकती है, बारिश की संभावना है। तो मानसून की सक्रियता अभी फिलहाल बनी हुई है, जो है वो पूरी तरह से सक्रिय है। और आज मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है
उसके मुताबिक बिहार में 5 जो जिले हैं वहाँ पे भारी बारिश होने की संभावना है। राजधानी पटना की बात करें तो यहाँ भी बूंदाबांदी जो है वो देखने को मिलेगी। मौसम विभाग ने बताया है कि सिक्किम में साइक्लोन सर्कुलर बना हुआ है, साथ ही पश्चिम बंगाल झारखंड होते हुए एक ट्रस्ट लाइन जो है वो गुजर रही है। इन दोनों वजह से आज जो है किशनगंज, सीतामढ़ी, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, शिवहर में 1-2 स्थान पर भारी बारिश को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और वहीं शनिवार की बात करें तो किशनगंज, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सुपौल और अररिया जिलों में 1 से 2 स्थानों पर भारी बारिश होने के अनुमान है। मौसम विभाग ने जो जानकारी आगे दी है उसके मुताबिक 17 सितंबर तक कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है। पटना में बादलों का डेरा जो है वो बूंदाबांदी के साथ देखने को मिलता रहेगा, कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। और बताते ये चले कि बिहार में लगातार जो मानसून है वो सक्रिय है और ये जो स्थिति है वो 17 सितंबर तक देखने को मिलती रहेगी। और कह सकते हैं कि जो उमस है, हालांकि इस दौरान उमस जो है वो लोगों को परेशान करेगी, क्योंकि हवा की रफ्तार जो है वो बहुत तेज़ नहीं होने वाली है और इस कारण से लोग जो है वो उमस भरी गर्मी से बेहाल होंगे, परेशान होंगे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अब बात करेंगे भागलपुर की। भागलपुर में भी देखिए मौसम सुहाना है। आपको बता दें कि यहाँ पर भी बारिश के आसार हैं। कल भी बारिश हुई थी और बताया जा रहा है कि अगले 1-2 दिन बारिश होने की यहाँ पर संभावना है। तो ऐसे में भागलपुर वासियों के लिए ये अच्छी खबर है कि अभी फिलहाल मानसून सक्रिय है। और ये भी आपको बता दें कल भागलपुर के कई हिस्सों में जोरदार बारिश हुई, जिसके बाद आज सुबह से ही मौसम सुहाना बना हुआ है। आज भी आसमान में काले घने बादल छाए हुए हैं, जिसकी वजह से आज भी बारिश की आशंका बनी हुई है। मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों में बारिश और ठनका को लेकर अलर्ट जारी किया है। भागलपुर में बीते 2 दिन से लगातार मौसम का मिजाज बदला बदला सा नजर आ रहा है। कल जिले के कई हिस्सों में जोरदार बारिश हुई है, तो वहीं आज सुबह सुबह मौसम पूरी तरह से सुहाना हो गया है। आसमान में घने काले बादल छाए हुए हैं, तो वहीं तेज ठंडी हवा चल रही है। भागलपुर में बीते दिनों मौसम की तल्खी के कारण लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग ने एक बार फिर से अलर्ट जारी किया है और मौसम सुहाना हुआ है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों की जो दिनचर्या है वो थोड़ी आसान हो गई है। मौसम विभाग ने भागलपुर सहित जो आसपास के ज़िले हैं बांका और मुंगेर, यहाँ पर बारिश और ठनका को लेकर चेतावनी जारी की है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। और इसी के साथ न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।